people, I believe you're doing great, and I welcome and appreciate your presence in Cuckoo's Study Lab. शॉर्ट लेक्चर सीरीज में आज जो एरिया अंडर डिस्कशन है वो है द ग्रेट डिबेट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस। किसी भी सब्जेक्ट की इवोल्यूशन और उसकी कंसोलिडेशन के लिए उसकी जो थेरीज हैं वो बड़ा क्रिटिकल एंड क्रूशियल रोल प्ले करती हैं। एक सब्जेक्ट अपनी करेंसी तभी गेन कर सकता है इंटेलेक्चुअल रेल्म में जब उसकी थ्योरीज जो है ना वो वायबल हों, फिजिबल हों एंड रियलिटी के करीब तर हों। इसी बात को इन व्यू रखकर जो इंटरनेशनल रिलेशंस के थेरिस्ट थे और हैं, उन्होंने टाइम एंड अगेन कोशिश की कि इस सब्जेक्ट की जो थेरीज हैं उनको फर्दर डाइवर्सिफाई करें। उन थेरीज के थ्रू जो नेशन स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस हैं उनके बीच में कोऑपरेशन और कन्फ्लिक्ट के जो एलिमेंट्स हैं उनको स्टडी करें और फ्यूचर के बारे में प्रिडिक्ट करें। इसी एक इंटेलेक्चुअल लेबर जो एक्सरसाइज है उसकी एक सीरीज में आज हम इस टॉपिक को पढ़ेंगे कि ग्रेट डिबेट्स क्या हैं, इन डिबेट्स में टोटल कितनी डिबेट्स इन्वॉल्व हैं और उन डिबेट्स का जो डिसाइसिव रिजल्ट है वो क्या है। जो इंटरनेशनल रिलेशंस के स्टूडेंट्स हैं उनको आइडिया है कि ग्रेट डिबेट्स जब कभी भी हम इंटरनेशनल रिलेशंस में पढ़ते हैं तो इससे मुराद हमारा एक ऐसी एक्सरसाइज है थ्योरीज के बीच में और थ्योरीज की जिनके थ्रू उन्होंने ये डिसाइड करने की कोशिश की कि इंटरनेशनल रिलेशंस एज एन एकेडमिक सब्जेक्ट, इस सब्जेक्ट की इवोल्यूशन और प्रोग्रेशन के लिए थ्योरीज को किन मैथडोलॉजीज और किन पर्सपेक्टिव्स की बेस पर थ्योराइज किया जाए या फॉर्मुलेट किया जाए। उस एक्सरसाइज को और उस इंटेलेक्चुअल प्रैक्टिस को हम कहते हैं ग्रेट डिबेट्स। इस टॉपिक में हम टोटली 4 ग्रेट डिबेट्स को पढ़ते हैं, जिसमें पहले जो ग्रेट डिबेट है वो स्टार्ट होती है 1930s एंड 50s में बिटवीन लिबरल इंटरनेशनलिस्ट एंड रियलिस्ट। जैसे कि आप लोगों को पता है कि 1914 से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड तक जो पीरियड रहा वो एक इंटर पार जो राइवलरी थी जिसको हम ग्रेट पार पॉलिटिक्स और रियल पॉलिटिक्स कहते हैं। एक ऐसा सिचुएशन और एक ऐसा टाइम फ्रेम प्रीवियस सेंचुरी में हमें मिलता है देखने को। उस दौर में जो डेवलपमेंट्स थी और स्टेट्स की जो प्रैक्टिसेस और प्रोक्लिविटीज़ थी उनकी बेस पे उस दौर के जो रियलिस्ट के जो थेरीज थे या ज्यूरिस्ट थे या जो रियलिज्म के स्कूल, जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट के जो प्रोपोनेंट्स थे, उन्होंने ये डिफाइन किया और उन्होंने ये रिजल्ट डिड्यूस किया कि इंटर स्टेट रिलेशंस हमेशा कन्फ्लिक्चुअल नेचर होंगे। स्टेट्स हमेशा अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करेंगी एट द एक्सपेंस ऑफ कलेक्टिव आर शेयर्ड इंटरेस्ट। फर्दर बैलेंस ऑफ पावर जो है वो एज एक हमारे पास एक बेस लाइन एक करेगा व्हेनेवर इट कम्स टू रिलेशंस बिटवीन नेशन स्टेट्स। जबकि दूसरी तरफ जो लिबरल्स हैं या जिनको हम आज कहते हैं लिबरल इंटरनेशनलिस्ट, उन्होंने उस टर्मोइल एंड कमोशन जैसे सिचुएशन में भी इस बात पर एग्री किया कि हाँ बेशक इंटर स्टेट कन्फ्लिक्चुअल रिलेशंस हैं, वॉर्स इंसिस्टेंट हैं, लेकिन इवन देन कोऑपरेशन एंड कंसेंसस स्टेट्स के बीच में पॉसिबल है। ठीक, उस कोऑपरेशन और एक कोऑपरेटिव इन्वायरमेंट को इस्टेब्लिश करने के लिए इंटरनेशनलिस्ट का मानना यह है कि उनको 3 एलिमेंट्स चाहिए या स्टेट्स शुड एस्टैब्लिश 3 एलिमेंट्स ऑन प्रायोरिटी बेसिस इन ऑर्डर टू परपेचुएट पीस एंड सिक्योरिटी, जिसमें हमारे पास एक डेमोक्रेटाइजेशन है, दूसरा है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस को बिल्ड करना है और थर्ड इंटरडिपेंडेंस। लिबरल्स के अकॉर्डिंग इन 3 एलिमेंट्स और इन 3 फैक्टर्स के थ्रू कोऑपरेशन एंड पीस को सिक्योर किया जा सकता है। जबकि फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बीच में जो एक टाइम पीरियड रहा उस टाइम पीरियड की बेस पर जो रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट है उनका मानना है कि स्टेट्स के बीच में कभी भी पीसफुल कोऑपरेशन और कोऑपरेटिव रिलेशंस पॉसिबल नहीं है। तो जो पहली डिबेट थी वो इसी बात पर हिंज करती है बिटवीन लिबरल्स एंड रियलिस्ट वेदर there is a possibility for cooperation between states or not। एक तरफ लिबरल्स कहते हैं कि हाँ डिस्पाइट conflictual relations or conflict between states, cooperation is possible and to that effect states should work toward establishing international organizations, democratization and complex interdependence through trade। ये लिबरल्स का मानना है। जबकि दूसरी तरफ जो रियलिस्ट हैं उनका मानना यह है कि स्टेट्स को चाहिए कि वो अपनी सिक्योरिटी एंड सर्वाइवल को इंश्योर करने के लिए सेल्फ हेल्प करें। ठीक, अपने जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या ग्लोबल पॉलिटिक्स में इंटर स्टेट जो इंगेजमेंट है उसमें स्टेट्स को चाहिए कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को प्रायोरिटाइज करें, न कि कलेक्टिव आर शेयर इंटरेस्ट को। तो जो पहली डिबेट थी वो इन्हीं एरियाज पर बेस करती है। ठीक, इस डिबेट का रिजल्ट ये निकला कि जो रियलिस्ट थे चूंकि वो रियलिटी से बहुत ज़्यादा करीब थे, उनके जो प्रोपोजिशंस थे या उनके जो आइडियाज थे रिलेटेड टू ग्लोबल पॉलिटिक्स वो सच साबित हुए आफ्टर
द इनिशिएशन ऑफ सेकेंड वर्ल्ड वॉर, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद लिबरल्स ने कोशिश की कि वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाएं, डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ चले जाएं और इंटरडिपेंडेंस जैसे एलिमेंट्स को फॉर्मुलेट और इस्टेब्लिश करें। लेकिन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर उसके बाद जो है ना वो एंटी डेमोक्रेटिक जो पॉलिटिकल पार्टीज राइज करती हैं थ्रू आउट यूरोपियन कॉन्टिनेंट, फिर उसके बाद जो ग्रेट डिप्रेशन है 1928 का, इन सब डेवलपमेंट्स ने ये कंफर्म किया कि स्टेट्स कभी भी जो है ना वो डेमोक्रेटाइज या डेमोक्रेटाइजेशन की तरफ नहीं जा सकती। इंटरडिपेंडेंस एंड इंटरकनेक्टिविटी पॉसिबल नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लाइक लीग ऑफ नेशंस को इस्टेब्लिश किया गया था, लेकिन लीग ऑफ नेशन ने कोई खास डिसाइसिव रोल प्ले नहीं किया। लीग ऑफ नेशंस की प्रेजेंस में स्टेट्स ने एक बार फिर से जो है ना वो एक ग्लोबल वॉर को इनिशिएट किया आफ्टर 1939। इन डेवलपमेंट्स ने रियलिज्म या रियलिस्ट स्कूल ऑफ थॉट को असेंड करने में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले किया। फर्स्ट जो डिबेट है उसका रिजल्ट ये निकला कि इंटरनेशनल रिलेशंस में जिस थ्योरी ने राइज किया या जिस थ्योरी को विक्ट्री हासिल हुई वो रियलिज्म है, बिकॉज देयर प्रोपोनेंट्स आर देयर प्रीपोजिशंस वर क्लोज टू रियलिटी। ये हमारे पास फर्स्ट डिबेट है। अब सेकंड डिबेट की बात अगर करें तो ये डिबेट थी बिटवीन बिहेवियरलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट। बिहेवियरलिस्ट को हम कहते हैं साइंटिफिक मेथोडोलॉजी। बेसिकली सेकंड जो डिबेट है वो बिटवीन टू मेथोडोलॉजीज हैं। अब मेथोडोलॉजी हमारे पास इंटरनेशनल रिलेशंस में हमारे पास एक ऐसा फ्रेमवर्क और मैकेनिज्म है जिसके थ्रू किसी पर्टिकुलर स्कूल ऑफ थॉट के जो थेरिस्ट हैं वो डिफाइन करते हैं और डिसाइड करते हैं कि वो अपनी थ्योरी को फॉर्मुलेट करने के लिए किस मेथड को यूटिलाइज करेंगे। क्या वो हिस्ट्री को एज अ प्रिज्म यूज करेंगे और या वो साइंटिफिक मेथड के थ्रू, ऑब्जर्वेबल फैक्ट्स के थ्रू, स्टैटिस्टिकल डेटा के थ्रू या एम्पिरिसिज्म के थ्रू थ्योरीज को फॉर्मुलेट करेंगे। उस कंसेप्ट को हम इंटरनेशनल रिलेशन में कहते हैं बिहेवियरलिज्म और साइंटिफिक मेथड। सेकंड डिबेट जो थी वो बिटवीन टू मेथड्स थी या टू मेथोडोलॉजीज थी इंटरनेशनल रिलेशंस में, जिसमें एक तरफ हमने बात की बिहेवियरलिज्म है या बिहेवियरलिस्ट थे, दूसरी तरफ जो है ना वो ट्रेडिशनलिस्ट थे। ट्रेडिशनलिस्ट का मानना ये था कि जो थ्योरीज हैं उनको, जो थ्योराइजर्स हैं या थ्योरिस्ट हैं, उनको चाहिए कि वो पास को जो प्रीवियस जो स्टेट्स के बीच में जो रिलेशंस थे, लॉ को, फिलॉसफी को, हिस्ट्री को यूटिलाइज करें थ्योरीज को शेप करने के लिए या फॉर्मुलेट करने के लिए। तो ये मानना था ट्रेडिशनलिस्ट का। सेकंड डिबेट जो थी वो बिटवीन थी बिहेवियरलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट ओवर द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव लॉस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। यहाँ पे जो बिहेवियरलिस्ट जो वर्ड नज़र आप लोगों को यहाँ पे आ रहा है, इनका मानना था कि थ्योरिस्ट को चाहिए कि वो थ्योराइज करें या थ्योरीज को फॉर्मुलेट करें बेस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लॉस एंड प्रिंसिपल्स। जबकि दूसरी तरफ जो ट्रेडिशनलिस्ट थे उनका मानना यह था कि थ्योरिस्ट को चाहिए कि वो ऑब्जेक्टिव नहीं बल्कि सब्जेक्टिव लॉस को बनाएं। सब्जेक्टिव लॉस को बनाते वक्त उनको नॉर्म्स, वैल्यूज, बिलीव्स को कंसीडर करना चाहिए, ये मानना था ट्रेडिशनलिस्ट का। जबकि दूसरी तरफ बिहेवियरलिस्ट की बात करें तो उनका मानना यह था कि थ्योरिस्ट को चाहिए कि वो ड्यूरिंग वाइल फॉर्मुलेटिंग थ्योरीज वैल्यूज को इग्नोर करें, बल्कि बगैर किसी बायसनेस के इम्पार्शियल होकर थ्योरीज को शेप करें और उन थ्योरीज के थ्रू फ्यूचर को प्रिडिक्ट करें और कॉसेशन ऑफ वॉर को डिटेक्ट करें कि क्या वजह है कि नेशन स्टेट्स एक दूसरे के साथ कन्फ्लिक्चुअल रिलेशन में एक क्लॉक करती हैं एक दूसरे को। तो उस डिबेट को हम कहते हैं सेकंड ग्रेट डिबेट। यहाँ पे हमने लिखा इट वॉज अ डिबेट बिटवीन बिहेवियरलिस्ट एंड ट्रेडिशनलिस्ट और द पॉसिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग ऑब्जेक्टिव लॉस ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस इन 1960s। यहाँ पे आप लोगों ने ये बात याद रखनी है कि जो बिहेवियरलिस्ट थे या जो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी है या जो बिहेवियरिज्म की जो मेथोडोलॉजी है वो प्रमोट करती है और प्रीच करती है ऑब्जेक्टिव लॉ मेकिंग को, जबकि ट्रेडिशनलिज्म और ट्रेडिशनलिस्ट है या हैं आजकल वो प्रायोरिटाइज करते हैं सब्जेक्टिव लॉ मेकिंग। जहाँ कहीं सब्जेक्टिव लॉ मेकिंग की बात आएगी वहाँ पे आप लोगों ने ये कंसीडर करना है कि इस मेथोडोलॉजी के जो थ्योरिस्ट हैं वो थ्योराइजिंग करते वक्त वैल्यूज़ को, बिलीव्स को, कल्चर, रिलीजन एंड सो फोर्थ को प्रायोरिटाइज करते हैं और इन व्यू रखते हैं। जबकि ऑब्जेक्टिव लॉ मेकिंग में जो बिहेवियर लॉ मेकिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें थ्योरिस्ट वैल्यूज, सोशल नॉर्म्स, बिलीव्स, रिलीजन को कंसीडर नहीं करते, बल्कि वो साइंटिफिक मेथोडोलॉजी को यूटिलाइज करते हैं जिसमें एक्सपेरिमेंटेशन है, ऑब्जर्वेशन है, फैक्ट्स कलेक्शन है, फिर उन फैक्ट्स एंड फिगर्स को एक्सपेरिमेंटेशन के थ्रू प्रोसेस कराना है और उसके बाद जाके लॉ मेकिंग करना है। ये मानना है बिहेवियरलिस्ट का। आगे फर्दर लिखा है बिहेवियरलिज्म इज द बिलीफ दैट सोशल थ्योरी शुड बी कंस्ट्रक्टेड ओनली ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल बिहेवियर प्रोवाइडिंग क्वांटिफाइबल डेटा फॉर रिसर्च। जैसे हमने ऊपर बात की
की कि एक ऐसी मैथडोलॉजी को हम बिहेवियरिज्म या बिहेवियरल मेथड कहते हैं, जिसमें जो थेरीज हैं वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर के थ्रू डेटा और फैक्ट्स को कलेक्ट करते हैं, फिर उन फैक्ट्स को प्रूव करते हैं थ्रू एक्सपेरिमेंटेशन। अब आगे चलते हैं थर्ड ग्रेड डिबेट की। इस थर्ड ग्रेड डिबेट को हम कहते हैं इंटर पैराडाइम डिबेट। इस डिबेट में एक तरफ न्यू रियलिस्ट और न्यू लिबरल्स थे, दूसरी तरफ न्यू मार्क्सिस्ट थे। इस केस में जो हमारे पास रियलिस्ट हैं या जो रियलिज्म स्कूल ऑफ थॉट है वो न्यू रियलिस्ट हैं और न्यू लिबरल्स हैं, दूसरी तरफ हमारे पास न्यू मार्क्सिस्ट हैं। ठीक, तो इसने आगे फर्दर लिखा इंटरप्रिटेड इंटरनेशनल रिलेशंस इन इकोनॉमिक टर्म्स, जैसे हम आजकल भी पढ़ते हैं न्यू लिबरलिज्म, जिसमें इंटरडिपेंडेंस है, ग्लोबलाइजेशन है, इंटरकनेक्टिविटी जैसे एलिमेंट्स हैं। फिर वॉशिंगटन कंसेंसस आप लोगों को मैंने एक लेक्चर में डिटेल से बताया था। तो ये हमारे पास सारे कंसेप्शंस हैं न्यू लिबरल्स के। जबकि न्यू रियलिस्ट की बात अगर करें तो न्यू रियलिज्म और न्यू रियलिस्ट जो थ्योरिस्ट हैं उनके अकॉर्डिंग ग्लोबल पॉलिटिक्स एक एनार्की का शिकार है। ग्लोबल पॉलिटिक्स में हायर गवर्निंग अथॉरिटी की एब्सेंस की वजह से स्टेट्स के बीच में कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स हमेशा प्रेजेंट हैं। ठीक, ये मानना है न्यू रियलिस्ट का। इसी अनार्किक सिचुएशन की वजह से न्यू रियलिस्ट ये डिफाइन और ये रेकमेंड करते हैं स्टेट्स को कि वो अपने सेल्फ हेल्प को, सर्वाइवल को इंश्योर करें बाय मैक्सिमाइजिंग ईदर देयर सिक्योरिटी और देयर पावर। ये मानना है न्यू रियलिस्ट का। जबकि अगर न्यू मार्क्सिज्म की बात करें तो न्यू मार्क्सिज्म में दो थेरीज हमारे पास हैं, डिपेंडेंसी थेरी है और दूसरी वर्ल्ड सिस्टम थेरी है। सिंपली पुट, ये जो हमारे पास डिबेट है वो इकोनॉमिक टर्म और इकोनॉमिक बेसिस पर, या इसकी जो फाउंडेशंस हैं इस डिबेट की, वो इकोनॉमिक टर्म्स पर बेस करती हैं। जो और आखिरी बात, इस डिबेट की जो इनिशिएशन है या जो टाइम फ्रेम है वो था बिटवीन 1970s एंड 80s। आगे अगर चलें तो जो फोर्थ डिबेट है वो बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट है, आवर रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी। पॉजिटिविस्ट हमारे पास एक ऐसे पैराडाइम का नाम है जिसमें या जिसके थ्रू जो इंटरनेशनल रिलेशंस के जो थेरिस्ट हैं उन्होंने थ्योराइजिंग की ऑन द बेसिस ऑफ साइंटिफिक डेटा एंड फैक्ट्स एंड फिगर्स। ठीक, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म हमारे पास, इसको सिंपली पुट करें, इट्स एन एक्सटेंशन ऑफ ट्रेडिशनल मैथडोलॉजी। ठीक है, तो ये जो डिबेट है वो हमारे पास इनिशिएट होती 1980s ऑनवर्ड्स। पॉजिटिविस्ट पैराडाइम में हमारे पास सर्टेन थेरीज हैं, जैसे कि न्यू रियलिज्म है, न्यू लिबरलिज्म है और न्यू मार्क्सिज्म है। जबकि सिर्फ मार्क्सिज्म, जबकि पोस्ट पॉजिटिविज्म और पोस्ट पॉजिटिविस्ट जो हमारे पास पैराडाइम है या पर्सपेक्टिव है, इसमें सर्टेन थेरीज है, लाइक क्रिटिकल थेरी है, फेमिनिज्म है, ग्रीन पॉलिटिक्स की थेरी है, और हमारे पास पोस्ट कलोनियलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरिज्म एंड सो फोर्थ की थेरीज हैं इसमें। सो ये जो हमारे पास डिबेट थी वो थी बिटवीन पॉजिटिविस्ट एंड पोस्ट पॉजिटिविस्ट ओवर द रिलेशनशिप बिटवीन थ्योरी एंड रियलिटी। So this is all for today, people. If you got any confusion related to this topic, please let me know about your issues through your comments. I will address them in my next lecture. Thank you very much.